हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने लाया हूँ एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कैसे हालात के आगे मजबूर होकर कोई मामूली इंसान भी लुटेरा बन जाता है और जैसे जैसे उसे दौलत का नशा चढ़ता है तो वह पूरी तरीके से दौलत के नशे में अंधा होकर अपनी मानवता और इंसानियत को पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है, जिससे मानवता और इंसानियत सिर्फ किताबों तक ही सीमित रह जाती है। असल ज़िंदगी में इसका कोई भी महत्व नहीं रह जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। वाइकिंग्स 8वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी ईस्वी में उत्तरी यूरोप के स्कैंडिनेविया क्षेत्र में रहने वाले उस नॉर्स लोगों को कहते थे जो सिपाही, व्यापारी, समुद्री डाकू या खोज यात्री बनकर यूरोप, एशिया और उत्तरी अटलांटिक द्वीपों में जाते थे और अक्सर बसते थे। वे अपनी लंबी नौकाओं में रूस, आइसलैंड, स्पेन आदि जगह जाते थे। अक्सर वे जाकर शहरों में प्रांतों पर धावा बोलते थे और उनके धन संपत्ति और कभी कभी स्त्रियों और बच्चे को भी उठाकर ले जाते थे। उत्तरी यूरोप के स्कैंडिनेविया देश अर्थात वर्तमान के डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन के इलाकों को मिलाकर यह देश बनता था। माना जाता है कि वाइकिंग्स का उदय डेनमार्क में हुआ था। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, वह बहुत गरीब थे। छोटे छोटे कच्चे घरों में जैसे तैसे वह अपना जीवन बसर करते थे। खेती ही जीविका का सहारा था। इन सब के बावजूद एक चीज़ थी जो उन्हें सबसे अलग बनाती थी, वह थी उनकी निडरता। दैनिक जीवन की कठिनाइयों ने उनके शरीर और दिल दोनों को काफ़ी कठोर बना दिया था। शुरुआत में वाइकिंग लोग खून के प्यासे नहीं हुआ करते थे, लेकिन वक्त ने उन्हें अलग ही मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया। वाइकिंग समंदर के पास रहने वाले लोग थे, इसलिए खेती के अलावा मछलियां पकड़ना उनकी जीविका का दूसरा बड़ा जरिया था। चूँकि मछलियां पकड़ने के लिए उन्हें नाव चाहिए था, इसलिए उन्होंने नाव तैयार करने में भी महारत हासिल कर ली थी। इसी बीच उनके अंदर तेज़ी से यह बात घर कर गई कि वह ताकतवर हो चुके हैं, साथ ही वह नाव चलाने में भी माहिर हो चुके थे। उनके पास 2 ऐसे हथियार थे जिसका प्रयोग करके वह किसी को भी लूट सकते थे। बात मन में आई ही थी कि उन्होंने एक बार कोशिश करने का प्लान बना डाला और निकल पड़े अपनी पहली लूट की ओर। वाइकिंग ने अपनी पहली लूट के लिए इंग्लैंड को चुना। अपनी स्पेशल नाव में सवार होकर वह इंग्लैंड की तरफ निकल पड़े। उनके निशाने पर ईसाई मठ था। वह मठ अपनी किताबों, कला और खजाने के लिए मशहूर था। उस जगह की सबसे बढ़िया बात थी कि वहाँ कोई सैनिक नहीं था जो उन्हें रोकते। इंग्लैंड की सीमा पर पहुँचते ही वाइकिंग्स ने अपना खूनी खेल शुरू कर दिया। मठ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। यह देखकर वह पागल से हो गए और उन्होंने सभी मठवासियों को मारना शुरू कर दिया। उन्होंने कुछ मठवासियों को जिंदा छोड़ दिया ताकि वह उनकी ताकत के बारे में लोगों को बता सके। उन्होंने जमकर मठ को लूटा। इस लूट के बाद वाइकिंग का उदय हुआ, जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपनी पहली लूट के बाद वाइकिंग के हौसले आसमान पर थे। अपनी पहली जीत के बाद तो वाइकिंग्स का सिलसिला बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगा। वह किसी पागल हाथी की तरह आगे बढ़ते जा रहे थे और जो भी सामने आता उसे कुचलते जा रहे थे। अपनी पहली छोटी लूट के बाद उन्होंने उसे बड़ा करना शुरू कर दिया। अभी तक वाइकिंग्स छोटी नाव का प्रयोग करते थे, लेकिन अपनी ताकत बढ़ाते हुए उन्होंने पहली लूट के माल से बड़े जहाज बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वाइकिंग्स लुटेरों की तरह नहीं बल्कि हथियारों के समूह के रूप में मशहूर होने लगे थे। कहा जाता है कि कोलंबस से कई सालों पहले वाइकिंग्स अमेरिका के समुद्री तट पर पहुंच चुके थे। वह किसी भी अनजान रास्ते पर निकल पड़ते थे तथा किसी भी अनजान रास्तों पर जाना उनका शौक बन चुका था। वे धीरे धीरे मानव तस्करी करना शुरू कर दिया करते थे और जिन भी लोगों को वह पकड़ कर लाया करते थे उसे अमीर लोगों को बेच दिया करते थे ताकि अमीर लोग उसे दास बना सके। इससे उन्हें बहुत ही ज़्यादा मुनाफा होने लग गया और वाइकिंग्स लोगों ने गरीबी का सामना करना छोड़ ही दिया था। वे बहुत ही अमीर होते गए। वक्त के साथ वाइकिंग की दहशत बढ़ने लगी थी। अंग्रेज़ों को तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा परेशान कर दिया था। उनकी क्रूरता के सामने इंग्लैंड के सभी राजा हार चुके थे। अंग्रेज़ों और वाइकिंग के बीच जंग तो मानो एक आम अभ्यास हो चल रहा था।
सबके हौसले पस्त पड़ चुके थे। इसी बीच इंग्लैंड के एक राजा अल्फ्रेड ने वाइकिंग का सामना करने का साहस किया। शुरुआत में ही उन्होंने वाइकिंग को कड़ी टक्कर दी। उन्होंने वाइकिंग को इंग्लैंड को कब्जाने से काफ़ी लंबे समय तक रोके रखा। धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, वाइकिंग की ताकत कमज़ोर पड़ती गई। अल्फ्रेड जान चुका था कि वाइकिंग की कमियां क्या थी। वह अब उन पर भारी पड़ने लगा था। थोड़ा ही वक्त लगा और वाइकिंग पूरी तरीके से उनके सामने पस्त पड़ चुके थे। अल्फ्रेड ने वाइकिंग से इंग्लैंड का अधिकतर हिस्सा वापस ले लिया। वाइकिंग के पास भागने की कोई जगह बाकी नहीं थी। उन्हें अल्फ्रेड के हाथों अपनी हार नज़र आने लगी थी। वाइकिंग्स का दुश्मन उनसे ताकतवर हो चुका था। वह इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। वह बार बार अल्फ्रेड से हारने के बाद वापस आ जाते थे। इसी कारण उनके लोग मरते रहे और वे कमज़ोर होते गए। अंत में जब उनके पास कोई चारा नहीं बचा तो उन्होंने जंग का ऐलान कर दिया। यह एक आखिरी जंग था। इससे हार के बाद वाइकिंग का नामो निशान मिट जाने वाला था। वाइकिंग ने कोशिश बहुत ही की मगर वह अल्फ्रेड का कुछ नहीं कर पाए। जंग खत्म करने के लिए अल्फ्रेड ने वाइकिंग के राजा एरिक को जंग में ही मार डाला। उस दिन से वाइकिंग का खूनी राज खत्म हो गया। लोगों के दिल में खूनी लुटेरों का डर खत्म हो गया और वाइकिंग का पूरी तरीके से अंत हो गया। आज भी इतिहास में वाइकिंग को किसी अच्छे काम के लिए नहीं बल्कि उनकी क्रूरता के लिए जाना जाता है। जिस खूनी खेल को उन्होंने शुरू किया था, अंततः उसका ही शिकार उन्हें होना पड़ा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने मिलता है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी या ताकतवर क्यों ना हो, उसका अंत कभी ना कभी ज़रूर हो ही जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही मीनिंगफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।